हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिवराज सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल हिस्ट्री विद सिंह में। दोस्तों, आशा है आप लोग अच्छे से होंगे, बढ़िया अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आपने जो है कक्षा 6 की जो सारे अध्याय थे वो कंप्लीट किया। ठीक है, मैंने पीछे जो है आपको जो है क्लास 6 की हिस्ट्री की जो है एनसीईआरटी बुक की मैंने क्लियर करा दिया है, अपलोड भी कर दिया है। और आपने देखा भी, आपका ढेर सारा प्यार मिला, ढेर सारे लाइक आपने दिए। तो इससे जो है मुझे बड़ा अच्छा लगा। ऐसे ही आप लोग जो है लाइक करते रहिए। आप लोग लाइक करते हैं ना तो मज़ा आ जाता है, उत्साह आ जाती है कि हाँ भाई, चलिए सारे काम छोड़ करके आपके लिए जो है वीडियो बनाई जाए, है ना। तो ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा और लाइक करते रहिए, उत्साह बढ़ाते रहिए। और अच्छा आपको लगता है, और भी जो दोस्त हैं तैयारी कर रहे हैं, तो उनको ये वीडियो आप शेयर करिए, जिससे कि उनकी भी पढ़ाई और अच्छी हो सके। ठीक है, तो आपने अभी तक जो है क्लास 6 पूरा कंप्लीट मैंने करा दिया है। आज से जो है कक्षा 7 जो है चालू आपके लिए, आपको जो है बताऊंगा। कक्षा 7 स्टार्ट करूंगा आज से, पहला अध्याय। ठीक है, और आपने देखा हमारे अतीत भाग 1 को आपने पढ़ा, और अब स्टार्ट होगा हमारे अतीत जो है 2, भाग 2। ठीक है, तो अब इसमें जो है आपकी कक्षा 7 में जो है क्या क्या सिलेबस है इसे आप देख लीजिए, क्या क्या आप पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप आ जाइए, ये देखिए विषय सूची दी गई है। विषय सूची में आपको जो है क्या क्या पढ़ेंगे। देखिए, पहला प्रारंभिक कथन, 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। ठीक है, इसे आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे। और देखिए दूसरा क्या है, राजा और उनके राज्य, दिल्ली 12वीं से 15वीं शताब्दी, मुगल 16वीं से 17वीं शताब्दी, जनजातियाँ, खाना बदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। ठीक है, और क्या है छठवां, ईश्वर से अनुराग। सातवां क्या है, क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। आठवां क्या है, 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। ये आगे की वीडियो में आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, इतिहास जो है ना, बिल्कुल आप ऐसा इसको फील करिए, महसूस करिए, इससे जुड़िए। मैं बार बार आप लोगों से कहता हूँ कि इसको जो है, कई कई आप लोगों के कमेंट में पढ़ता हूँ, बताते हैं आप लोग कि भाई बड़ा बोझिल जैसा लगता है ना। बहुत ज़्यादा सन है, बहुत ज़्यादा जो है इसमें रटना पड़ता है। तो भाई देखिए, इसको जो है रटिए मत। इसमें जो है जैसे एक टाइम मशीन होती है ना, जैसे टाइम मशीन में आप बैठ गए और चल गए, आप जो है पहुंच गए हैं चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। देख रहे हैं चाणक्य हैं, चाणक्य क्या बोल रहे हैं। सम्राट अशोक के समय में पहुंच गए हैं, कलिंग के युद्ध में आप पहुंच गए हैं, है ना। देख रहे हैं आपकी जो है कितने लाख लोग बंदी बनाए गए हैं, देखिए हत्या हो गई है। या गौतम बुद्ध के पीरियड में आप पहुंच गए हैं, देखिए टाइम मशीन की तरह है। गौतम बुद्ध बैठे हैं और जो है शिष्यों को अपने उपदेश दे रहे हैं, है ना। तृष्णा, सभी दुखों का कारण जो है तृष्णा, उन्होंने लालच को बताया है। तो ये सब चीज़ें जब आप पढ़ेंगे तो एक टाइम मशीन है, आप उसको फील करिए, महसूस करिए। इससे बढ़िया विषय मुझे तो नहीं लगता यार कि कोई विषय है ही, है ना। कि पूरी ज्ञान जो है, आप अगर आप देखिए तो जो राजा महाराजा थे उन्हें इतिहास जरूर पढ़ाया जाता था, नैतिक शिक्षा दी जाती थी, इतिहास पढ़ाया जाता था। इतिहास जानते हैं क्यों पढ़ाया जाता है? इतिहास आप जो है, इतिहास से आप पूरा जो पीछे जो भूतकाल में हुआ है वो पूरी जानकारी आप देखते हैं। अच्छे अच्छे महापुरुषों की जो है आप बातें सुनते हैं, समझते हैं। उनके जो है अनुभव, जो उन्होंने कितने बरिस में पाया है, वो आप उनको पढ़ करके तुरंत आप पा सकते हैं। ठीक है, तो भाई बहुत ही ज्ञान का ये विषय है इतिहास। और इसको जो है पूरा महसूस करिए, पूरा उसमें घुसिए, उसमें मतलब रम जाइए, उसका मजा लीजिए, रटने पे मत जाइए। अरे भाई, जब आप पूरा पढ़ेंगे ना अच्छे से, तो सन ऑन वो जो आपको मिलाने वाला आता है, तो आप जब आप आपकी विषय पे पकड़ है तो सन ऑन वो आप बिल्कुल अपने आप कर लोगे। कोई टेंशन ही नहीं है कि अरे सन में कैसे याद होगा, क्या होगा, नहीं। बस आप विषय को देखिए, गहराई से समझिए, है ना। बाकी सब कुछ नहीं है भाई इतिहास में, आप जान लीजिए। ठीक है, तो अब आइए जो है पहले अध्याय से हम लोग
क्लास 7 का पहला अध्याय शुरू करते हैं। तो पहला अध्याय आपका है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, देखिए पहला अध्याय आपका है, ये है, आप देखो, हाँ अब आ जाइए, पहला अध्याय पहला अध्याय में क्या है टॉपिक? प्रारंभिक कथन, 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। भाई देखो आप, और आपको लगता है कि अभी जो आपने कक्षा 6 में पढ़ा, आपने देखा होगा कि काफ़ी जो है आपको इतिहास में कैसी घटनाएं हो रही हैं, क्या चीज़ अभी आपको आभास हो रहा होगा, है ना, और आपने सीखा भी काफ़ी कुछ होगा। तो बस ऐसे ही आप देखते जाइए। अभी आप केवल मैं पढ़ा रहा हूँ, बस वीडियो को देखते जाइए, समझिए। पूरा 12 तक मैं बता रहा हूँ, इसको देखिए, आप पहले देखिए, समझिए, 2-3 बार वीडियो देखिए, ठीक है, और पहले समझने का प्रयास करिए। उसके बाद फिर आप 1-2 बार 3 बार पढ़ेंगे ना, बहुत बढ़िया आपका इतिहास तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो स्टार्टिंग में हमें देखिए, ये जो है मानचित्र 1 दिखाई पड़ रहा है। मानचित्र 1 में ये देखिए इस तरह का मानचित्र दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब मानचित्र 1 जो है ये है, अब ये मानचित्र में 12वीं सदी के भूगोलवेत्ता अल इद्रिसी का बनाया हुआ दुनिया के नक्शे का एक हिस्सा, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को भूमि से समुद्र तक दिखाया गया है, ठीक है। तो भाई ये नक्शे में ये चीज़ें दिखाई गई हैं, ठीक है। आगे आइए, और नज़र, आप देखिए 2 पर नज़र डालिए। 2 भाई इधर है, आप देखिए, ये देखिए, ये आपका है मानचित्र 2। मानचित्र 2 ये आप देख पा रहे हैं, ठीक है। ये जो है 18वीं सदी के आरंभ में ग्विलाम द लिस्ले के एटलस नुबो के अनुसार यह उपमहाद्वीप है, ठीक है। ये आप देखिए नक्शा वही है। अब देखिए आपको यहाँ पे कितना क्लियर समझ में आ रहा है, जैसे कि आज हम लोग देखते हैं, देख रहे हैं ना। और ये कैसा आपको दिख रहा है, ये देखिए, है ना। आइए अभी और इसके बारे में आप पढ़ेंगे तो अच्छे से समझेंगे। देखिए मानचित्र 1 अरब भूगोलवेत्ता अल इद्रिसी ने 1154 में बनाया था। अब देखिए ध्यान दीजिए, 1154 में बनाया था। यहाँ जो नक्शा दिया गया है वह उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है, ठीक है। तो ये क्या दिखा रहा है, ये भारतीय उपमहाद्वीप को दिखा रहा है। चलिए भाई, बिल्कुल। और मानचित्र 2 एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने, देखिए समय ध्यान दीजिए, 1720 में बनाया था। अब देखिए ये 1154 में बनाया है, और ये जो है नीचे आपने देखा जो मानचित्र 2 है, इसे जो है बनाया गया है 1720 में ईस्वी में बनाया गया है, ठीक है। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं, मगर उनमें काफ़ी अंतर है। अल इद्रिसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां पर आज हम उत्तर भारत ढूंढेंगे, ठीक है। और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है, ठीक है। जगहों के नाम अरबी में दिए गए हैं और उनमें कुछ जाने पहचाने नाम भी हैं, जैसे उत्तर प्रदेश का कन्नौज, ठीक है। अब भाई देखिए, ये देखिए ऊपर की तरफ श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ दिखाया गया है। ये देखिए भाई, ये दिख रहा है ना, ये श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ दिख रहा है। ये देखिए,
है ना। और अरबी में शब्द आपको देखिए, अरबी में सारा चीज़ लिखा हुआ है। ठीक, तो इस तरह है। अब क्या है, मानचित्र दो पहले मानचित्र के बनने के लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया। इस कालावधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफ़ी बदल गई थी। यह नक्शा हमें ज़्यादा परिचित लगेगा, भाई बिल्कुल परिचित लगेगा। आज लगभग देखिए, ये आपका श्रीलंका यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा है, और ये आप देखिए दक्षिण भारत, सुदूर दक्षिण भारत से दक्षिण भारत तक बाकायदा दिख रहा है। ठीक है, तो जाना पहचाना तो भाई लग ही रहा है। ऐसा ही अपना आधुनिक में जो मैप है वो है ही। तो उसमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारीक ब्यौरे देखकर आश्चर्य होता है। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्र यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल किया करते थे। ठीक है, तो आ जाइए आगे। इतनी ही महत्वपूर्ण एक और बात यह है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था। इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेजों, नक्शों और लेखों का अध्ययन करते हैं तो उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भों का, उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखना जरूरी होता है। ठीक है, अब आइए अगला पॉइंट देखिए, नई और पुरानी शब्दावलियाँ। अब ध्यान दीजिए इस पॉइंट को। अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलती हैं तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है। ठीक है, ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदलती हैं। उदाहरण के लिए मध्ययुग की फारसी आधुनिक फारसी भाषा में भिन्न है। ठीक है, यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आया है, समय के साथ साथ शब्दों के अर्थ में भी अर्थ भी बदल जाते हैं। ठीक है, अब आइए उदाहरण देखिए क्या दे रहे हैं, समझिए। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द ही लीजिए। आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। ठीक है, और अब देखिए 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो इसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। ठीक है, इतने ही इलाके जो है उसके नज़र में हिंदुस्तान वो कहता था। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इन शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। ठीक है, इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों, यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। यह प्रयोग 14वीं सदी के अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ समान था। ठीक है, मगर जहाँ भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा था वहाँ हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे। ठीक है, जो हम आज जोड़ते हैं। ठीक है, तो अब आप समझ रहे हैं कि समय बीत रहा है वो उसी शब्द के मायने जो है इतिहास में कुछ और थे और आज कुछ और थे। ये जो आपने उदाहरण से आपने समझा। ठीक है, किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। उदाहरण के लिए विदेशी जैसे सीधा साधा शब्द ही लीजिए।
हमारे लिए आज इनका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय न हो। भाई बिल्कुल, आज हम उसे ही कहते हैं। विदेश, भाई विदेश का है, विदेशी है। मध्य युग में मानो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजाना व्यक्ति जो इस समाज या संस्कृति का अंग नहीं हो, विदेशी कहलाता था। ठीक है, समझ रहे हैं? ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेसी, परदेसी आप शब्द देखिए, अभी कुछ पुराने जो बुजुर्ग टाइप के होंगे तो, और जब आप ज़्यादातर हम लोग छोटे में ये शब्द का उपयोग सुनते हुए बुजुर्गों से पाते थे, परदेसी, और फारसी में अजनबी कहा जा सकता है। ठीक है, इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था। समझ रहे हैं ना? इसलिए किसी नगरवासी के लिए जो वनवासी थे वो विदेशी होता था। किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी जो है नहीं होते थे। ठीक, अब आइए, अब विदेशी कौन हो गए मध्यकाल में? देख रहे हैं ना, आपके ही देश के, आपके ही क्षेत्र के हैं, लेकिन विदेशी, परदेशी है ना, अजनबी कहे गए। अब आज कौन विदेशी है? आप जानते हैं, जो भारत के निवासी नहीं है वो विदेशी कहला रहा है। ठीक, अब आ जाइए इतिहासकार और उनके स्रोत। अब इसे देखें आप, अगले पॉइंट को। इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उसकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल आपने गुप्तवंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा। इस पुस्तक में हम मोटे तौर पे 700 से 1750 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उनमें आपको बहुत सी बातें ऐसी मिलेंगी जो पिछले युग से वैसे ही चली आ रही हैं। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य यानी भवन निर्माण कला तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं। ठीक है, पर कुछ बातें पहले से काफ़ी भिन्न भी हैं। इस युग में प्रामाणिक लिखित की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का जो है धीरे धीरे कम करने लगे, है ना। इस समय के दौरान कागज क्रमशः सस्ता हो गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन तथा उपदेश, अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने में इसका उपयोग करने लगे। धनी व्यक्ति, शासक, जन, मठ, मंदिर पांडुलिपियां एकत्रित किया करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालय तथा अभिलेखागारों में रखा जाता है। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही उनका उपयोग कठिन है। उन दिनों छापेखाने तो थे नहीं, इसलिए लिपिक या नकल नवीस हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे। अगर आपने कभी किसी मित्र के गृह कार्य की नकल उतारी हो, ठीक है, जैसे आप लोग मान लीजिए किसी दोस्त का आप कापी ले आए, भाई आप क्लास नहीं लिए थे तो आपने उससे कापी ले आई, कापी आपने ले आए तो भाई कापी ले आए तो अब उसकी आपने उसको जो है छाप कर उसका भाई जो लिखा है नोट्स क्लास में वही आप अपनी कापी में उतार रहे हैं। भाई उतार तो रहे हैं, लेकिन होता क्या है, कभी कभी उसका जो अक्षर, कुछ अक्षर समझ में नहीं आता, तो फिर आप क्या करते हैं, लगभग ऐसा मान कर कि ये लिखा होगा वो आप लिख देते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब भाई जो उसने रियल चीज लिखी थी अब उसमें तो, और आपने समझा नहीं, लगभग मान करके चीजें लिख दी, तब क्या हुआ, अंतर आ गया। ठीक है,
तो उसी तरह जो पांडुलिपि बनते थे, पांडुलिपि बनाने में भी जैसे नकल उसकी छापी जा रही है भाई, एक पांडुलिपि से दूसरी पांडुलिपि, या एक जगह से लिखी है उसकी दूसरी जगह लिखा जो जाता था, तो उस समय कोई प्रिंटिंग मशीन थोड़ी थी, उस समय देख करके ही छापा करते थे, है ना। जैसे आप देखिए कि यहाँ पे एक चित्र बना हुआ है, देख रहे हैं ना, ये बैठे हैं, यह एक लघु चित्र की प्रतिकृति है जिसमें एक लिपिक किसी पांडुलिपि की नकल कर रहा है। इस चित्र का आकार सिर्फ 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है, और गुणे 7.1 सेंटीमीटर है। इस छोटे आकार के कारण इसे लघु चित्र या मिनीएचर कहा जाता है। कभी कभी इन लघु चित्रों के प्रयोग लेख में आई पांडुलिपियों की स्पष्टता प्रदान करने के लिए किया जाता है। ये इतने सुंदर होते हैं कि आगे चलकर संग्रहकर्ता अक्सर इन चित्रों को पांडुलिपियों से अलग करके बेचने लगे थे। अब देखिए, ये जो है क्या कर रहे हैं, ये उतार रहे हैं ना, नकल कर रहे हैं एक किताब, ये आप देखिए किताब से, और इस तरह जो है लिपिक उतार रहे हैं। अब इसमें हो सकता है कोई भाई मानव है, भूल कर सकते हैं, कुछ अक्षरों में भूल कर सकते हैं। तो अब इसी तरह भाई नकल उतरती थी, तो एक कापी से दूसरे कापी, एक दूसरे से तीसरे में इस तरह उतारते गए, तो उसमें मानव भूले भी हो सकती हैं, समझने में भी दिक्कत हो सकती है, और ये क्रम लगातार कई बार एक पांडुलिपि से दूसरे पांडुलिपि ऐसे चलता रहा, तो बहुत सारी गलतियां हो सकते हैं उसमें, है ना। जो पहली पांडुलिपि में जो कुछ लिखा था और कितनी बार उसको जो है नकल होते होते हो सकता है उसमें कई सारी अशुद्धियां आ गई हों, समझ रहे हैं ना। तो ये है। अब यहाँ पे ये देखिए एक चित्र, इसे भी आप समझें। चित्र 2, लिखावट की भिन्न प्रकार की शैलियों के कारण फारसी और अरबी पढ़ने में कठिनाई हो सकती है। नस्तलीक लिपि बाईं ओर, ये देखिए, ये लिपि आप देखो, नस्तलीक लिपि है, ठीक, में वर्ण जोड़कर धारा प्रवाह रूप से लिखे जाते हैं, ठीक है। फारसी अरबी के जानकारों के लिए इस लिपि को पढ़ना आसान होता है। अब देखिए, सिक्स्थ लिपि दाईं ओर है, ये आप देख पा रहे हैं, ठीक है। और ये जो है अधिक सघन, संक्षिप्त और कठिन है। अब देखिए ये किस तरह लिखी हुई है, तो ये क्या है, देख रहे हैं ना, तो दिखने में और पढ़ने में ये कठिन आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक। तो अब देखिए, प्रतिलिपियां बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेरबदल करते चले गए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कहीं कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य, सदी दर सदी प्रतिलिपियां बनती रहीं, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया। और अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत ही अलग हो गईं। इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि आज हमें लेखक मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती है, ठीक है। हमें बाद के लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए इस बात का अंदाज लगाने के लिए कि मूलतः लेखक ने क्या लिखा होगा, इतिहासकारों को एक ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। समझ रहे हैं ना। अब भाई, अब कितने साल बीतते चले गए, लोग नकल करते चले गए एक के बाद एक, तो अब इसको कैसे कंफर्म किया जाए कि भाई सत्य क्या है। कुछ हो सकता है गलती हुई हो, तो कई सारे जो है जो पांडुलिपियां हैं, जो उसकी नकल है, तो कई सारी लिपियों को मिलाया जाता है और फिर जो है उनसे देखिए इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है।
समझ रहे हैं? तो जब ऐसे अध्ययन करते हैं तब जो है परिणाम आता है सही। आगे देखिए, कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते थे। ठीक है, 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में, दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद ही, दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी नहीं थी। यह पुस्तकालयों के विशाल संग्रहों में कहीं दबा पड़ा था। ठीक, आइए आगे। अब अगला पॉइंट पढ़िए, नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। देखिए, सन 700 ईस्वी से 1750 ईस्वी के बीच हजारों वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है। मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर अनेक तरह के परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय पर नए प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई में रहट, कताई में चरखे, युद्ध में आग्नेयास्त्रों, बारूद वाले हथियार। ठीक है, जब बारूद का हथियार दोस्तों नहीं आया था, तब जो किले बनते थे ना, किले को तोड़ना नामुमकिन था। किले में बैठा था राजा, तो भाई इतनी मजबूत दीवारें और खाई बना दी जाती थी। अब बारूद तो था नहीं, तो राजा अपने आप को अजेय समझता था। अगर वो किले में है तो उसे कोई जीत सकता ही नहीं। ठीक है, लेकिन जब तोपों का प्रयोग होने लगा, आग्नेयास्त्रों का प्रयोग होने लगा, बारूद का, अब ये जो है आसानी से इन किलों को तोड़ देते थे। ठीक है, तो जो है अब क्या हो गया कि राजा अब किले में सुरक्षित नहीं है। ठीक है, इस उपमहाद्वीप में नई तरह का खान पान भी आया, जैसे आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी। ठीक है, आज हम लोग बड़े आराम से आलू खा रहे हैं, मक्का भी खाते हैं, मिर्च भी खा रहे हैं खाने में, चाय भी पीते हैं, कॉफ़ी भी पीते हैं। ठीक है, तो ये सदा से नहीं था भाई, ये समय के साथ साथ जुड़े हैं। समझ रहे हैं ना? ध्यान रहे कि ये तमाम परिवर्तन नई प्रौद्योगिकी और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर आए। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा है। ठीक, और देखिए, इस युग में लोगों की गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया था। अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर तक की यात्राएं करने लगे थे। इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी। ठीक है, इस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा, उनमें से एक समुदाय था राजपूत, जिसका नाम राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र से निकला है। 8वीं से 14वीं सदी के बीच आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं, बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे, जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। समझ रहे हैं? तो राजपूत में कौन कौन आए, देख रहे हैं ना? राजपूत शब्द केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं है, सेनापति, सैनिक भी आते थे, जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे रहट का भी चित्र बना है। ये देखिए भाई, रहट है ना। अब ये देखिए तकनीक आई, ये रहट है, आप देख रहे हैं, और ये जो है, और इसी में जो है पानी कुएं द्वारा और इत्यादि बैल द्वारा खींचते थे, ये घूमता है ना। क्या आपकी तरफ अभी रहट या ऐसी चीज़ें हैं? अगर होंगी तो कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, क्या रहट का उपयोग होता है क्या? वैसे अब तो मुश्किल है कि कहीं पे रहट का उपयोग होता होगा।
अगर आप लोगों ने दोस्तों यह अनुभव किया है रहट का तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। आगे देखिए, कवि और चारण राजपूत की आचार संहिता प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करती थी। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम, कायस्थ, मुख्य लिपिकों और मुंशियों को कार्य करने वाली जाति, समझ रहे हैं, कायस्थ क्या है, मुख्यतः लिपिकों और मुंशियों का कार्य करने वाली जाति जो है कायस्थ है, ठीक है, आदि समूहों ने उठाया। इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी, खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरे तौर पर हुआ, ठीक है। पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। अब ये पर्यावास क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, पर्यावास को आप समझिए। इसका तात्पर्य किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ के रहने वाले लोगों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से है, ठीक। देखिए, कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए। कृषकों के ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों, मंदिरों से प्रभावित होने लगे। वे बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग की बेगार करनी पड़ती थी। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक सामाजिक अंतर उभरने लगे। कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ ज़मीनें होती थी, कुछ लोग मवेशी भी पालते थे, कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी आदि का कुछ काम कर लेते थे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगा, लोग जातियों उपजातियों में बांटे जाने लगे और उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा। अब देख रहे हैं ना कैसे जो है ऊंच नीच का प्रभाव बन रहा है, कैसे बढ़ रहा है, ठीक है। आज जो समाज आप देखते हैं, अब तो काफ़ी बदलाव हो गया है, आप देख रहे हैं स्वतंत्रता के बाद तो कैसे ये क्रम बन रहा है, ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा। ये दर्जे स्थायी नहीं थे। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव, संसाधनों का नियंत्रण है, इसके आधार पर दर्जे बदलते रहते थे। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता है और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और दर्जा हो सकता है, ठीक है। और देखिए, अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी। कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था, लेकिन जातियों को अपने निवास के गांव के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। इसके अलावा कई गांवों पर मुखियाओं का शासन होता था। मिल मिलाकर वे किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर होती थी, ठीक। अब आ जाइए अगला पॉइंट देखिए, क्षेत्र और साम्राज्य, ठीक। चोल अध्याय 2, तुगलक अध्याय 3 या मुगल अध्याय 4 जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते थे। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन 1266 ईस्वी से 1287 की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति उदाहरण अध्याय 2 देखिए प्रशस्ति यानी क्या है, प्रशंसा, ठीक है। तो संस्कृत प्रशस्ति में उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है, जो पूर्व में बंगाल गौड़ से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजन तक फैला हुआ था और जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत द्रविड़ भी आ जाता था, ठीक है। गौड़ आंध्र
केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग उसकी सेना के आगे पलायन करती थी। आखिर अब देखिए, इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं। ठीक है, साथ ही वे ये समझने की कोशिश भी लगे रहते हैं कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते रहते हैं। ठीक है, अब आइए, ये आप देख रहे हैं मानचित्र 3। ठीक, मानचित्र 3 है। यहाँ पे मिस्र के शिहाबुद्दीन उमरी द्वारा रचित मसालिक अल अबसर की फी ममालिक अल अमशर के अनुसार मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आने वाले प्रांत। तो भाई इन्होंने जो मोहम्मद तुगलक के प्रांत हैं उनको बताया है। ठीक है, जो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत थी, ये प्रांतों को आप जो है यहाँ देखिए मैप बना हुआ है, और मैप में आप समझिए ये पूरा प्रांत जो है तुगलक सल्तनत का, दिल्ली सल्तनत का आप देख पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए नंबर 1 पे सिविस्तान, और नंबर 2 पे उच्च है, तीसरे पे मुल्तान, चौथे पे कलानौर, लाहौर, समाना। देखिए ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ आपको ना, ये सब आप जबकि इतिहास की किताब पढ़ते हैं तो उसमें ये सब नाम आते हैं कि इस शासक की यहाँ पे विजय हुई, यहाँ पराजय हुई, तो इसलिए मैं इसको बहुत ध्यान से पढ़ा रहा हूँ। इसको ध्यान से समझिए, फिर आप जब इतिहास आप पढ़ोगे ना, तो अभी जो लड़ाइयाँ होंगी आप पढ़ते हैं या आप पढ़ रहे होंगे किताब में, तो ये सब नाम आता है। देखिए सरस्वती, कोहराम, हांसी, दिल्ली, भाई दिल्ली तो आएगा ही, बदायूं, कन्नौज, ये सब देखिए इतिहास में आप पढ़ते हैं ना। अब इसकी पोजीशन कहाँ पे है ये आप देखिए। हालांकि समय के अनुसार बदलाव होता रहता है, जो सीमा होती है वो घटती बढ़ती रहती है, लेकिन इसको एक बार आप समझिए। ठीक है, कड़ा, अवध देखिए, बिहार, लखनऊती, जाजनगर। ठीक है, और ये देखिए मालवा 18 नंबर पे मालवा है। ठीक है, गुजरात, देवगिरी। ठीक है, तेलंगाना, हाँ तैलंग। ठीक है, द्वार समुद्र, माबार। ठीक है, 24वां नंबर पे माबार। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ अंक पड़े हैं वहाँ वहाँ पे ये जो है स्थान हैं। जैसे आप देख लीजिए कि आप नंबर 1 पे देखिए सिविस्तान, यहाँ पे है, देख रहे हैं ना सिविस्तान। ठीक है, और नंबर 2 पे आप देखिए यहाँ पे उच्च है। ठीक, और देखिए नंबर 3 पे यहाँ पे देखिए मुल्तान है, यहाँ पे देखिए सिंधु नदी बह रही हैं। ठीक है, देख रहे हैं आप। तो इस तरह जो है स्थान हैं, आप देख पा रहे हैं। तो ये मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया है कहाँ पे किस नंबर पे हैं। जैसे माबार देखिए 24 नंबर पे है, माबार यहाँ स्थिति यहाँ पे है माबार। ठीक है, दिल्ली आपकी यहाँ पे है। ठीक, दिल्ली हो गई, और बाकी आप पॉइंट बाय पॉइंट बैठा लीजिएगा। ठीक है, आप एक एक अंक अपना बैठा लीजिएगा, देख लीजिएगा, वीडियो रोक करके इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसमें ज़्यादा समय नहीं लेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है। चलिए आगे आइए, बाकी अब आ जाइए। पॉइंट दिख रहा है हमें, भाषा तथा क्षेत्र। ठीक, अब इसे आप देखिए। सन 1318 में कवि अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया कि इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है। ठीक है, सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री दक्षिणी कर्नाटक में। ठीक है, तेलंगानी आंध्र प्रदेश में, गुजरी गुजरात में, बारी तमिलनाडु में, गौड़ी बंगाल में, अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश में, हिंदवी दिल्ली के आसपास के क्षेत्र। ठीक है,
हमीर खुसरो ने बतलाया कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है, जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। यह एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं, आम जनता नहीं। ठीक है। अब देखिए, आज भी आप देखिए, जैसे सामान्य वर्ग हैं तो हिंदी बोलते हैं ज़्यादा, और जो ब्राह्मण हैं, जैसे आप देखिए पूजा पाठ कराने वाले जो आते हैं, वो संस्कृत का उन्हें अच्छा ज्ञान होता है और समाज में उनका जो है ज़्यादा सम्मान भी होता है। आज भी आप देखते हैं, है ना, पूजा पाठ अपने घर कराने आते हैं तो उनका विशेष सम्मान किया जाता है। भाई पंडित जी हैं, ब्राह्मण हैं, इनकी जो है उस तरह से सम्मान भी दिया जाता है, और वो पूजा पाठ बढ़िया मंत्रों के ज्ञानी भी होते हैं। ठीक है। आइए आगे देखिए, सन 700 ईस्वी तक कई क्षेत्रों में अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे। उनकी अपनी भाषा तथा सांस्कृतिक विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी। अध्याय 7 में आपको इनके बारे में अधिक जानकारी मिलेगी। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़े गए थे। इन राज्यों के बीच काफ़ी टकराहटें चलती रहती थी। कभी कभी चोल, खलजी, तुगलक, मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर सफल नहीं हो पाते थे। ठीक है। आ जाइए आगे। 18वीं सदी में मुगल वंश पतन के ढलान पर था। ठीक है। मुगल वंश को भी मैंने दोस्तों आपको पढ़ाया है। पूरा मैंने प्राचीन इतिहास ख़त्म कर दिया है, मध्यकालीन इतिहास ख़त्म कर दिया है, आधुनिक इतिहास भी ज़्यादातर चीज़ें मैंने क्लियर की हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए। बाकी एनसीईआरटी मैं चालू किया हूँ और ये सब आप देख डालिए। ठीक है। आगे देखिए, फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे। अध्याय 8 जो आगे आप देखेंगे, लेकिन क्षेत्रीय राज्यों के बारे में पढ़ा भी चुका हूँ। आप वीडियो आप देखना चाहें तो देख लीजिए। ठीक है। लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चल रहा था, उससे क्षेत्रों की प्रकृति जो है बदल गई थी। उन पर कई छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता रहता था। उन राज्यों की बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैले इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी। इस तथ्य का पता हमें उन कई परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों में उभरी थी। इन परंपराओं में कुछ एक दूसरे से भिन्न और कुछ एक समान हैं। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति, भाषा के संदर्भ में मिलती हैं। सन 700 से लेकर 1750 के बीच की 1000 वर्षों की इस विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपी थी। हालांकि इनके चरित्र की विशेषताएं बनी रहती थी, मगर समन्वय की सर्व क्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ा था। आइए अगला पॉइंट देखिए, पुराने और नए धर्म। ठीक। अब देखिए इसे, इतिहास के जिन हजारों वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं, इनके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। दैविक तत्व में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्तिगत स्तर पर होती थी, मगर आम तौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्रायः स्थानीय समुदायों के सामाजिक आर्थिक संगठन से संबंधित होता था। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे वैसे अवस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया। आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, उसमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। इन परिवर्तनों में कुछ थे नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं मंदिरों का निर्माण, समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व, बढ़ती सत्ता, ठीक है, आदि। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। ये इनके संरक्षक थे। ठीक है। संरक्षक का क्या अर्थ है, आइए यहाँ पे लिखा है, इसे आप पढ़िए और समझिए। संरक्षक क्या है? संरक्षक माने कोई प्रभावशाली धनी व्यक्ति जो किसी कलाकार, शिल्पकार, विद्वान, अभिजात जैसे
किसी अन्य व्यक्ति को मदद या सहारा दे, वो है संरक्षक। ठीक है, तो इनके संरक्षक थे नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे। इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ गया था। ठीक है, आगे देखिए, इस युग में महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया। ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेमल इष्ट देवी देवता के रूप में की गई जिस तक पुजारियों के विशद कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सकते थे। ठीक है, इस विषय में और साथ ही दूसरी परंपराओं के बारे में आपको अध्याय 6 में जानकारी मिलेगी। ठीक है, ये आगे के अध्याय में और क्लियर आपका होगा। जैसे अब क्या चल रहा था कि भाई जैसे जो बिना पुरोहितों के बिना, जैसे आप देख रहे थे कि अश्वमेध यज्ञ है और भी बड़े बड़े यज्ञ हो रहे थे, तो वो धनी ही कर पाते थे। लेकिन आगे चल कर के ये जो है क्या है कि ये भक्ति परंपरा आई। ठीक है, वो आगे आप पढ़ेंगे समझेंगे। और देखिए, यही वह युग था जिसमें उस उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहल 7वीं सदी में व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए पहुंचा। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं, केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं, जिसका प्रेम, करुणा, उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो। ठीक है, कई शासक इस्लाम और उसके विद्वान धर्मशास्त्रियों, न्यायशास्त्रियों अर्थात उलेमा को संरक्षण देते थे। ठीक है, हिंदू धर्म की ही भांति इस्लाम के अनुयायियों भी अपने धर्म के अलग अलग तरह की व्याख्या करते हैं। मुसलमानों में कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे। ठीक है, आज आप अभी पढ़ते हैं शिया और सुन्नी पढ़ते हैं ना, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है शिया, मुसलमानों में कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे। ठीक है, ये हो गए शिया। और कुछ सुन्नी थे। अब भाई ये कौन है, देखिए, जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। ठीक है, ये मैं मध्यकाल में और पूर्व मध्यकाल में आपको पढ़ा चुका हूँ, आपने नहीं देखा है देख लीजिए। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे और आगे भी इनकी परंपरा चलती थी रही। इस्लामी न्याय सिद्धांत, विशेषकर भारत में हनफी और शफी ऐसे सिद्धांत हैं कि विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर रहे हैं। ऐसे ही धर्म सिद्धांतों तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब भाई आइए अगला पॉइंट आ गया है, समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार। ठीक है, अब इसे आप देखिए, इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते, यानी केवल घंटों, दिन, वर्षों के बीतने के रूप में नहीं देखते हैं। उनका नज़रिया यह है कि समय सामाजिक आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को झलकाता है या दिखलाता है। विचारों, विश्वासों में कितना स्थायित्व रहा है, कितना परिवर्तन आया है। यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों, युगों, कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा। ठीक है, 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा। समझ रहे हैं ना, कौन कौन से युगों में बांट रहे हैं? देखिए, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। ठीक
ठीक है। अब जैसे आज हम लोग अभी इतिहास पढ़ते हैं तो सुविधा अनुसार कितने में भागों में बांटा गया है? 3 भागों में हम लोग बांटा गया है, सुविधा अनुसार बांटा गया है, जिससे कि आसानी हो पढ़ने में। जैसे देखिए, प्राचीन इतिहास है ना, और क्या है, मध्यकालीन इतिहास, हो गया दूसरा। और तीसरे में कौन सा बांटे हैं? तीसरा भाग में आधुनिक इतिहास। इन 3 भागों में बांटा गया है कि सुविधानुसार जो है इतिहास को समझा जाए, पढ़ा जाए। ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज जो इतिहासकार हैं ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा। अब ये कैसा, हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश, मतलब ये जो शासक करता थे उन्हीं पे जो है इन्होंने बांट दिया है, उन्हीं पे इतिहास को भी बांट दिया है। ठीक है। अब देखिए, इन्होंने यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और अर्थव्यवस्था, समाज, संस्कृति में और भी कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता। इस दृष्टिकोण में इस उपमहाद्वीप की अपार विविधता की भी उपेक्षा हो जाती थी। ठीक है। इस काल के विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार ही स्वीकार करते हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। पिछले साल आपने जो इतिहास पढ़े हैं उनमें प्राचीन समाजों के कई प्रकारों का समावेश था, जैसे शिकारी संग्राहक। ठीक है, ये स्टार्टिंग में ही आपने पढ़ा था, है ना, ये मैं आपको बताया था। तो और प्रारंभिक दौर के कृषिकर्मी, शहरों और गांवों के निवासी, प्रारंभिक दौर के राज्य और साम्राज्य। इस साल आप जो इतिहास पढ़ेंगे प्राय मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। इसमें आपको कृषक समाजों के विस्तार, क्षेत्रीय साम्राज्यिक राज्यों के उदय, कभी कभी ग्रामवासियों वनवासियों की कीमत पर प्रधान कर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास, यूरोप से व्यापारी कंपनियों के आगमन के बारे में और विस्तार से जानकारी मिलेगी। यूरोप की जो व्यापारी कंपनियों के बारे में भी मैं दोस्तों वीडियो बना चुका हूँ, बहुत बढ़िया वीडियो बनाया हूँ। आप अगर उसे देखेंगे तो और अच्छे से आपका इतिहास तैयार हो जाएगा। ठीक है। भारत के इतिहास के ये 1000 साल अनेक बदलावों के साक्षी रहे हैं। आखिर 16वीं और 18वीं शताब्दियाँ 8वीं या 11वीं शताब्दियों से काफ़ी भिन्न थी। ठीक है। इसलिए इस सारे काल को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है। मध्यकाल की तुलना में प्राय आधुनिक काल से की जाती है। आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव जुड़ा हुआ है। इससे आशय यह निकलता है कि मध्यकाल रूढ़िवादी था और उस दौरान कोई परिवर्तन नहीं हुआ ही नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था। आगे देखिए, इन 1000 वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप के समाजों में प्रायः परिवर्तन जो है आते रहे। कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था तो इतनी समृद्ध हो गई थी कि उसने यूरोप के व्यापारी कंपनियों को भी आकर्षित करना आरंभ कर दिया। इस पुस्तक को पढ़ते समय आप परिवर्तन के चिन्हों तथा सक्रिय ऐतिहासिक प्रक्रियाओं पर ध्यान देते चलें और जब भी संभव हो इस पुस्तक में आप जो पढ़ रहे हैं उनकी तुलना आप पिछले वर्ष पढ़ी हुई बातों से करने की कोशिश करें। भाई ये मैं आपको पूरा बार बार कह भी रहा हूँ कि आप लोग जो है पूरा स्टार्टिंग करिएगा। कक्षा 6 की मैंने अध्याय 1 से स्टार्ट किया है, उधर से आप चालू करिएगा। 1 बार 2 बार 3 बार उस वीडियो को देखिएगा जब तक अच्छे से समझ में ना आ जाए। ठीक है, ऐसे करके स्टार्टिंग से शुरू करिएगा। अब तक के जितने मैं वीडियो बनाया हूँ इसको देखिएगा। एक तरफ से चालू करिए, एक तरफ से देखिए, 1 बार 2 बार 3 बार।
और समझने का प्रयास करिएगा। मेरा प्रयास यही है कि मैं अच्छे से आपको समझा दूं, समझ में आ जाए। एक बार, दो बार, तीन बार देखिए वीडियो, अपने से भी समझिए, ठीक है। समझ में आ गया तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है। फिर आप अपने आप भी लिखते रहोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तब उसके बाद आप नोट्स बनाइएगा। आगे देखिए, जहाँ भी संभव हो यह देखें कि कहाँ बदलाव हुए हैं, कहाँ नहीं। और आज अपनी आसपास की दुनिया पर नज़र डालकर भी देखें कि और भी कुछ क्या बदला है या वैसा ही रहा है। अब जैसे देखिए, इंटरनेट को ही देख लीजिए। हम लोग छोटे थे तो इंटरनेट का पता ही नहीं था कि इंटरनेट क्या होता था, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर आया। कंप्यूटर आया तो एक जैसे बहुत मतलब आश्चर्य वाली चीज़ होती थी। स्टार्टिंग में जब आया था, लोग बड़े उत्सुकता से जो है कंप्यूटर की, जहाँ कोर्स कंप्यूटर रखे रहते थे या कोर्स सिखाए जाते थे, बहुत जोश से लोग बताते थे कि अरे हम कंप्यूटर सीखने जा रहे हैं, है ना। तो आज तो आप देखिए नॉर्मल हो गया सारी चीज़ें। तो बदलाव देखिए कितनी अब जो आई इस तरह की, इंटरनेट आया और जो बदलाव, जैसे टीवी आप देखिए, कोई मूवी थी उसमें टीवी पहली बार गांव में आता है तो लोग कितनी प्रतिक्रिया देते हैं। तो ऐसे उस समय गांव में, जैसे जब हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, बचपन में करीब कक्षा क्लास 1 या 2 में थे, तो उस समय गांव में एक दो या ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 लोगों के घर मात्र टीवी रहती थी, पूरे गांव में बता रहे हैं। तो उस समय जब रामायण आता था तो लोग जो है बैठ जाते थे पूरे गांव के। जब रामायण के समय सारे काम धंधे सब एक प्रकार से समय ये ठप हो जाता था, तो रामायण अपना पूरा बैठ जाते थे। टीवी जिनके पास थी वो बाहर रख देते थे और बाहर ही सब लोग अपना जो भी जिनके पास व्यवस्था थी या जो उनके पास थी कर देते थे। नहीं तो बाकी तो कोई बोरी पे बैठा है, कोई कुछ बिछा कर बैठा है, कोई ज़मीन पे ही बैठा था। बच्चे हैं सब बैठे हैं और जो है देख रहे हैं टीवी को। तो सोचिए, लाइट, जो दादाजी थे बताए कि भाई लाइट हम लोगों के सामने आया जब, तो पहले लाइटें नहीं होती थी, तो वो डिबरी और वो मिट्टी का तेल से ही अपना जीवन चलता था। रात हुई अंधेरा। तो सोचिए तो कितना बदलाव अभी हम लोग अपने 40-50 साल की जो आयु में ही आप देख पा रहे हैं कि कितना बदलाव हो गया है ना। और एक सूचना क्रांति जैसी आ गई। जो खबर हम लोग कितने दिन बाद पता चलता था, आज आप देखिए सोशल मीडिया है, ये है, विदेशों में क्या हो रहा है, कैसे हम लोग तुरंत देख रहे हैं, जान रहे हैं, है ना। और ये आप सोचिए जब ये सब नहीं था तो कितने दिन बाद ये सब चीज़ें पता लगती होंगी, और पता लगेंगी भी कि नहीं सामान्य जन को, इसकी भी गारंटी नहीं थी, ठीक है। तो एक तो ये बदलाव हो गया। बाकी आप अनुभव आप करिएगा, ठीक है, कि कैसा बदलाव अभी आपने जो जीवन जिया है तो अभी तक आपने क्या बदलाव देखा, है ना। और किससे आप बहुत प्रभावित हुए हैं, अगर आप कमेंट करना चाहें तो करिएगा, बताइएगा, ठीक है। तो ये अध्याय दोस्तों आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो क्लास 7 की जो है पहला अध्याय आज आपने पढ़ लिया, ठीक है। प्रारंभिक कथन, 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल, ठीक। तो अब अगले वीडियो में आप जो है अध्याय 2 को पढ़ेंगे, क्लास 7 की हिस्ट्री की, ठीक। तो दोस्तों कैसा लगा आपको जो है ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और यहाँ तक आपने देखा है तो भाई पक्का अच्छा तो लगा है तो लाइक करते हुए जाइएगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे दोस्तों अगले वीडियो में। वीडियो आपने देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।